बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मैंने आपसे कहा था कि इमरान खान एक और सरप्राइज़ देंगे। अभी एक दिन हुआ, मैंने आपको बताया था कि इमरान खान साहब एक और सरप्राइज़ देंगे और ये हुकूमत मुश्किल में पड़ जाएगी। पहले तो ख्वाजा आसिफ का एक स्टेटमेंट देख लें, क्योंकि इस व्लॉग में मैंने आपको बताना है, मैंने आपसे वादा किया हुआ था कि नैब के अंदर जो वारदात पूरी डाली है इम्पोर्टेड सरकार ने, वो क्या डाली है, नैब को क्या था, क्या बना दिया है, ये इस व्लॉग में आपको बताऊंगा। और इतने आसान तरीके से बताऊंगा कि मेरे जैसे आम आदमी को भी अब समझ आ गई है जितना आसान हमने इसको किया है। तो आप लोग तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा जानते हैं। तो मैं आपके सामने रखूंगा कि एक्चुअली नैब के साथ किस किस्म का रेप, किस किस्म की ज्यादती मौजूदा इंपोर्टेड सरकार ने की है। अब ख्वाजा आसिफ साहब ने एक चैलेंज किया है इमरान खान साहब को। उन्होंने कहा इक़्तिदार का शौक है तो इस्लामाबाद आकर लड़ो। ख्वाजा आसिफ का इमरान खान को चैलेंज। तो ख्वाजा आसिफ चैलेंज करें और इमरान खान जवाब ना दे, कैसे हो सकता है। मैंने कहा था कि इमरान खान इनको सरप्राइज देंगे और इमरान खान का कल इस्लामाबाद आने का फैसला, लॉन्ग मार्च से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्को। अब ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की सदारत में पीटीआई कोर कमेटी का इजलास कल खैबर पख्तूनख्वा हाउस में तलब कर लिया गया है। कोर कमेटी इजलास में लॉन्ग मार्च के हवाले से अहम फैसले मुतवक्को हैं और ये वाजे रहे कि इमरान खान पेशावर हाई कोर्ट से 25 जून तक राहदारी जमानत हासिल कर चुके हैं। अब जरा गौर करें, मेरी जो आखिरी मुलाकात हुई इमरान खान साहब से, उसमें मैंने उनसे पूछा था गिरफ्तारी के बारे में भी और सिचुएशन के बारे में। तो इमरान खान ने यह कहा था कि ये सब कुछ इनके लिए इतना आसान नहीं होगा और मैं इनको बताऊंगा कि कैसे एहतजाज करते हैं और किस तरीके से इन्होंने फाशिस्ट हथकंडे मेरे लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किए हैं। दो बातों पे मैंने इमरान खान को बहुत गुस्से में देखा। दो बातों पे मैंने इमरान खान को बहुत गुस्से में देखा, याद रखिएगा। एक, उन्होंने कहा कि इन्होंने जो हमारी औरतों और बच्चों को मारा है, जो नौजवानों को मारा है और जो आंसू गैस की शेलिंग की है, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा और मैं इनको बताऊंगा कि जो इन्होंने किया है। और दूसरा, मैंने दर्द महसूस किया इमरान खान के अंदर इस बात का कि इकॉनमी को इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया है। मैंने एक एक पैसा करके, एक एक रुपया करके, बड़ी मुश्किलों से अपना पेट काट के, अपने लोगों को मुश्किल में डाल के, मैंने इकॉनमी को बहुत मुश्किल से 3-3.5 साल लगाकर खड़ा किया था उसके पैरों पे। इन्होंने सब तबाह कर दिया है। ये दो चीज़ों की तकलीफ मैंने इमरान खान के अंदर महसूस की जब मैं उन्हें आखिरी मरतबा मिलने के लिए गया। तो इन्होंने चैलेंज किया, इमरान खान इस्लामाबाद आ रहे हैं, अब चैलेंज कबूल करें। और इमरान खान साहब की गिरफ्तारी इतनी आसान नहीं होगी, वो इनको पता चल जाएगा कि क्या होगा और आने वाले दिनों में वो पंजाब में दोबारा मुतहर्रिक होने जा रहे हैं। इसीलिए उन्होंने कुछ ओहदेदार भी तब्दील किए हैं। यास्मीन राशिद सेंट्रल पंजाब और हमाद अजहर उनके साथ हैं। ओन अब्बास उनको शिफ्ट किया गया जनूबी पंजाब में और खुसरू बख्तियार की जगह पे अब वो वहां पे ज्वाइन करेंगे और मल्टीपल चीज़ें वो कर रहे हैं। अपर पंजाब के अंदर भी उन्होंने जिम्मेदारियां दी हैं ज्ञानी साहब को। तो इमरान खान साहब गेयर अप हो गए हैं और उन्होंने जो चीज़ें प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी तैयार करने से सारे तैयार हैं और ये इमरान खान दोबारा इस्लामाबाद आ रहे हैं। अब देखना है कि इंपोर्टेड सरकार उनको गिरफ्तार कर पाती है, नहीं करती। गिरफ्तारी के बाद रद्द अमल क्या होता है, पाकिस्तानी क्या करते हैं। हमेशा इन्होंने गलत असेसमेंट की है। देखते हैं कि इस मरतबा पाकिस्तान के बारे में और पाकिस्तानियों के बारे में जो लोग हैं रजीम चेंज ऑपरेशन के करता धरता, चाहे वो कोई भी और कहीं भी बैठा हुआ है, वो सारों की असेसमेंट इस मरतबा इमरान खान के बारे में ठीक होती है या गलत, पाकिस्तानियों के बारे में और पाकिस्तान के बारे में ठीक होती है या गलत, ये पता चल जाएगा। अब देखें नैब के साथ इन्होंने जो ज्यादती की है, एक तो उन्होंने अभी की है कल के दिन में दोबारा, वो तो मैं आपको बता दूं कि जो कल के दिन में की है वो इन्होंने क्या ज्यादती की है। जरा इसके ऊपर आप गौर करें कि नैब के साथ ये लोग कर क्या रहे हैं। इन्होंने नैब को बिल्कुल ही उसके दांत तोड़ दिए हैं, टुथलेस कर दिया है नैब को। और पहले मैं हैरान हो रहा था कि इन्होंने नैब के सेक्शन 19 और 27 को क्यों नहीं छेड़ा, लेकिन बिलाखिर इन्होंने उन सेक्शंस को छेड़ दिया है। यानी अब जो एसेट बियॉन्ड मींस वाला मामला था, या अगर किसी के असासे ज्यादा बने हुए हैं और वो साबित नहीं कर सकता, मिसाल के तौर पे मेरी इनकम 10 करोड़ है और मेरे पास असासे 40 करोड़ के हैं, तो 30 करोड़ इजाफी कहां से आए, मुझे साबित करना होगा, मुझे बताना होगा ये बात। अब ये इन्होंने फर्क कर दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात को भी इसमें से निकाल दिया है। तो इस तरह बहुत मुश्किल हो गया है कि एसेट्स के मामलात के ऊपर, मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात के ऊपर अब नैब कार्रवाई कर पाए। एक तो आप ये याद रखें। अब आ जाए उन चीजों की तरफ जो इन्होंने नैब के साथ किया है। नैब को मुकम्मल तौर पे नाकारा बना दिया गया है,
क्योंकि किसी भी सियासतदान और ब्यूरोक्रेट के केसेस अब नहीं चलाए जा सकते जो मफादे आमा के खिलाफ है। यानी आप कह सकते हैं ये अवामी मफाद में हमने किया है, आप एक 2 नंबरी करें, उसमें से आप 2-4-5 अरब रुपया बना लें, और जब आपके पास नैब आए तो आप कहें जी मैंने तो मफाद में ये काम किया था, अब गलत हो गया तो मैं क्या करूं, ये फैसला तो मैंने पब्लिक के मफाद में किया था। तो इसको तय कौन करेगा? नैब को फारिग कर दिया है, कवानीन और तरीकाकार की खिलाफ वर्जी कर दी गई है। नंबर 3 जो है वो ये है कि नैब की आईनी हैसियत जो आज़ाद थी, पहले एक आज़ाद आईनी हैसियत थी, उसको वफाकी हुकूमत के तहत कर दिया गया है। पहले नैब एक आज़ाद और खुद मुख्तार इदारा था, लेकिन अब वज़ीर आज़म नैब के मुख्तलिफ शोबों के अंदर अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर सकेगा और उसको असेंबली के तहत कर दिया गया, वफाकी हुकूमत के तहत कर दिया गया है। नंबर 4, नैब की हैसियत को वज़ीर आज़म के नीचे लाकर उसको FIA या एंटी करप्शन टाइप का इदारा एक बना दिया गया है, बिल्कुल वैसी चीज़ ये बन गई है। नंबर 5, ये जो तरमीमी बिल है इससे 100% मुकदमात जो ज़ेरे समात हैं वो मुतासर हो जाएंगे और तकरीबन 80% मुकदमात सिरे से ख़त्म ही हो जाएंगे। यानी नैब के अंदर जो इस वक्त मुकदमात चल रहे हैं, जो तरामीम इन्होंने कर ली हैं, उनमें से 80% मुकदमात नैब की अदालतों से निकल जाएंगे और दूसरी अदालतों में चले जाएंगे। जैसे 25-25, 40-40 साल चलते हैं वो चलते रहेंगे। इस तरह जो 20% रह जाएंगे उसमें भी नैब के बाजू काट दिए गए हैं, उसके पर काट दिए गए हैं, और कुछ ऐसे हैं जो नैब को वापस भेजे जाएंगे, लेकिन नैब के पास इख्तियार ही कोई नहीं होगा। छठा मामला, जो बैंक ट्रांजैक्शन में तरमीम की गई है, जब तक उसको असासे में, आपके पास बैंक में पैसा मौजूद है, आप उसको असासे में तब्दील नहीं कर देते, उसको असासे का दर्जा अब नहीं दिया जा सकता। यानी आपके अकाउंटों में जो पड़ा हुआ वो आपका असासा नहीं है, आपने कुछ बनाया असासा तो वो एक अलग असासा है। इस जो एक खास तरमीम है, इसका फ़ायदा जरदारी और शरीफ ख़ानदान को बहुत ज़्यादा होगा, और नैब के साथ जो ज़ेरे समात उनका मुकदमा है वो पूरी तरह उसमें उनको फ़ायदा मिलेगा इस तरमीम के बाद। 7वां जो इन्होंने नैब के अंदर जुल्म किया वो ये किया कि नैब तरमीमी बिल सेक्शन 14, जिसमें मुल्जिम को मनी ट्रेल की वजाहत खुद देनी पड़ती थी। यानी आपने लंदन में फ्लैट्स बना लिए, कैसे बनाए? ओ जी हमारे पास पैसे हैं हमने बना लिए। नहीं, बताएं पैसे वहां गए कैसे? मनी ट्रेल आपने देनी है कि हमने ये पैसे कैसे कमाए, कैसे पहुंचाए, कैसे बनाए, ये आपको बताना पड़ेगा। जैसा कि नवाज शरीफ का मामला है, तो मनी ट्रेल से छुट्टी। अब मनी ट्रेल नैब नहीं पूछेगा, आपको वजाहत नहीं करनी मनी ट्रेल की, ये भी फारग। 8वां, बेनामी की जो तारीफ है उसमें तब्दीली कर दी गई है। यानी बेनामी ये होता है कि मैं पैसा बनाता जा रहा हूं 2 नंबर तरीके से, और मेरा कोई जानने वाला XYZ उसके नाम के ऊपर मैं पैसे जमा करवाता जा रहा हूं, वो मेरा एतबारी आदमी है, वो कहीं नहीं भाग रहा, तो वो मेरा बेनामी अकाउंट है और वहां पे मैं पैसा जमा करवा रहा हूं, चाहे पाकिस्तान से बाहर चाहे पाकिस्तान के अंदर। तो यहां पे भी इन्होंने समझौता कर लिया है, यानी मुकदमात बनाने की सलाहियत पर मुकम्मल समझौता किया गया है। इससे अदालत में मौजूद तमाम असासाजात के मुकदमात मुतासिर हो जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग बेनामी पैसा अपना रखते हैं, अपने नाम के ऊपर नहीं रखते, और नैब के साथ मौजूदा तहकीकाती अमल को पूरी तरह मुतासर कर दिया गया है इस एक तब्दीली के बाद भी। 9वें नंबर पे यह है कि बैरून मुल्क से हासिल किए गए शवाहिद को नैब केस का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। आपको याद है MLAs म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के डॉक्यूमेंट होते हैं। पूरी दुनिया में वाइट कॉलर क्राइम में यह बहुत ज़रूरी है कि पता किया जाए कि वो पैसा उस मुल्क से निकल कर किस मुल्क में गया है, और वो मुल्क उस पैसे को कैसे वहां से वापस कैसे लेकर आना है। तो जो बाहर के मुल्क के अंदर से जो डॉक्यूमेंट आपको मिलेंगे कि ये इतना पैसा लाए, इन्होंने ऐसे खर्च किया, हमें इन्होंने ये बताया, ये नहीं बताया, जो बाहर से डॉक्यूमेंट आएंगे, यानी आप किसी मुल्क से पूछते हैं कि ये फला बंदा है, हम आपको बता रहे हैं इस बंदे के नाम पे आपके मुल्क में कितनी प्रॉपर्टी है, जरा पता करके बताएं। तो वो कह रहे हैं जी अगर वो मुल्क बता भी देगा तो वो जो डॉक्यूमेंट बाहर से आएगा, यानी जो शवाहिद नैब को बैरून मुल्क से मिलेंगे, उन्हें नैब के केस का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग केस में जो मुलव्विस मुल्जिमान हैं, जिनके बैरून मुल्क असासे हैं, उनको मुकम्मल तौर पे एक रिलीफ दे दिया गया है। 10वें नंबर से बदनीयती से नैब के गैर कानूनी इजरा की इंक्वायरी की शिक को मनसूख कर दिया गया है। चलो, और इसके बाद यानी जो बदनीयती वाला मामला है ना, कोई बदनीयती के साथ कोई 2 नंबरी कर रहा है तो वो कह रहे हैं वो निकाल दो बीच में से। बदनीयती कोई चीज़ नहीं होती, सिर्फ नेक नियति होती है इनकी, बस और कुछ नहीं। अच्छा जी, 11वां नुक्ता, ये जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 है, उसके जो उसको तयशुदा जराइम में शामिल नहीं किया गया। इस तरह एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात मुतासर हो जाएंगे। यानी मनी लॉन्ड्रिंग जो करते हैं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का एक एक्ट है ना, उसको शामिल ही नहीं किया गया, फर्क। 12वां नुक्ता, इन वजूहात की बिना पर नैब की जानिब से जो 700 अरब रुपए की रिकवरी, जो उनका एक जवाब है कि हमने 700 अरब रुपया रिकवर करना है मजीद, और केसेस उनके पास लगे हुए हैं,
वो जवाब अब खत्म हो गया नैब का। नैब अब ये अवाम का लूटा हुआ पैसा 700 अरब रुपया वसूल नहीं कर सकता। 700 अरब रुपए छोटी रकम नहीं है। 13वां ये नुकता है कि मुल्जिम शख्स इंक्वायरी शुरू होने के बाद अपने असासों को फरोख्त कर सकता है। मिसाल के तौर पे मेरे पे इल्ज़ाम लगा कि आपने ये 1 अरब के असासे बना लिए हैं और आपकी आमदन जो है वो 20 करोड़ थी, तो ये जो 80 करोड़ के ऊपर वाले असासे हम सारे मुंजमद कर रहे हैं, अब आप बेच नहीं सकते, आप यहीं पे रोकेंगे हर चीज़ को और अब आपकी इंक्वायरी चलेगी। लेकिन नैब ने ये ख़त्म कर दिया, मैं चाहूँ तो अपने सारे असासे बेच दूँ और अपने अकाउंट्स को ख़त्म करना चाहूँ तो अकाउंट्स को भी ख़त्म कर दूँ। इस तरह असासाजात के मामले में तकरीबन समझौता हो जाता है। जहां पहले इसे इंक्वायरी की इजाज़त के बाद अपने एहसासों में कोई तब्दीली पैदा करने की पहले इजाज़त नहीं थी, आप अपने असासे नहीं बदल सकते थे, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते थे, बेच नहीं सकते थे। अब इन्होंने गुंजाइश पैदा कर दी है, केस बने, चीज़ें बेच दो। अच्छा, एक और जो 14वां नुकता है वो क्या है, चेयरमैन नैब के पास जो गिरफ्तारी करने का एक इख्तियार मौजूद था वो तकरीबन नामुमकिन बना दिया गया है। उसको इतना सख्त कर दिया गया कि अब चेयरमैन नैब खुद गिरफ्तारी नहीं करवा सकता। 15वां नुकता यह है कि वफाकी हुकूमत को इख्तियार दिया जाएगा कि वो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस में तरमीम कर सके। ये पहले सिर्फ सदर के पास इख्तियार था कि वो कुछ तब्दीली कर सकते थे, लेकिन अब ये इख्तियार जो है वफाकी हुकूमत को दे दिया गया है कि वो जब चाहे। वफाकी हुकूमत के लोग आधे से ज़्यादा नैब के अंदर उनके केसेस हैं, आधे लोगों के नैब में केसेस हैं और अब वो उनके पास ये इख्तियार आ गया जब दिल करे तरमीम कर दें इसके अंदर। 16वां नुकता यह है कि चेयरमैन नैब अब नैब की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट सदर पाकिस्तान को भिजवाने की बजाय, वो एक सिंबॉलिकली एक रिपोर्ट भिजवाते थे क्योंकि एक इंडिपेंडेंट इदारा था, तो वो सदर पाकिस्तान को वो रिपोर्ट भेजते थे। अब वो रिपोर्ट कौमी असम्बली और सेनेट को देंगे, जहां पे नैब के मुल्जिमान बैठ के नैब की बेइज्जती फरमाया करेंगे टका टका के। 17वां नुकता यह था कि नैब के रिमांड की जो मुद्दत थी वो 90 दिन थी, क्योंकि वाइट कॉलर क्राइम होता है, ये इतना आसान नहीं होता है इसमें पता करना कि ये पैसा कैसे बनाया। एक एक चीज़, एक एक बैंक अकाउंट, बहुत सारी चीज़ें ढूंढनी समझनी पड़ती हैं। तो नैब के रिमांड की मुद्दत जो है वो 90 दिन से कम करके 14 दिन कर दी गई है, जैसे फौजदारी मुकदमात में होते हैं। यानी फौजदारी मुकदमात में ये है ना कि पिस्तौल बरामद करना है अगर कत्ल का मामला है तो, या आला कत्ल बरामद करना है, या चोरी का माल बरामद करना है, तो उसके लिए 14 दिन वो कहते हैं काफ़ी है। लेकिन नैब में वाइट कॉलर क्राइम था और दुनिया भर में इसमें बहुत टाइम लगता है, तो 90 डेज से उसकी मुद्दत ख़त्म कर दी गई है और 14 दिन उसकी मुद्दत कर दी गई है। इनका बस चलता तो 14 घंटे कर देते। 18वां नुकता यह है कि मुकदमे की इंक्वायरी रिपोर्ट की कॉपी मुल्जिम को तफ्तीश में तब्दील करने से पहले देनी पड़ेगी। यानी ये भी एक नुकता है जिससे मुल्जिम को ही फ़ायदा होगा। कोई ऐसी चीज़ नहीं की जिससे इंसाफ को फ़ायदा हो, जिससे एहतसाब को फ़ायदा हो, जिससे पाकिस्तान की कौम को फ़ायदा हो। हर वो चीज़ की गई जिससे मुल्जिम को या मुजरिम को फ़ायदा हो। 19वां तरमीमी बिल बदनुमानी के खिलाफ FATF की सिफारिशात से हम अब ये ज़रा गौर कीजिएगा, हम पहले ही FATF की ग्रे लिस्ट में हैं। वो तो उन्होंने हमें ज़बरदस्ती रखा हुआ है, इतना काम हमने किया है, इसके बावजूद कई मुल्कों ने हमसे आधा काम किया है, वो वाइट लिस्ट में। हमने इतना काम किया, हम अभी भी ग्रे लिस्ट में हैं। चाहे नून लीग के दौर में हमें ग्रे लिस्ट से निकालने में अप्रीशिएट करूँगा, क्योंकि इस पर इमरान खान के दौर में भी बहुत काम हुआ है और हर दौर में होता रहा है। लेकिन ये जो तरमीम की गई है ये FATF के जो अपने कवानीन है या उनकी सिफारिशात हैं उनसे हम आहंग नहीं है। यानी FATF की भी इन्होंने एक खिलाफ वर्जी कर दी है। 20वां इनका ये नुकता है कि अगर अदालत साबित करती है कि मुकदमा गैर ईमानदाराना तफ्तीश से बनाया गया है, ये तफ्तीशी अफसर था उसकी नीयत ठीक नहीं थी, तो तफ्तीशी अफसर और मुतल्लिका नैब अहलकार को 5 साल तक की सज़ा और जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अच्छी बात है, अगर कोई झूठे मुकदमात बनाता है तो साबित करें उसके खिलाफ और फिर उसको 5 साल के लिए अंदर डाल दें, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक और चीज़ की गई है कि नैब अफसर अवाम के सामने कोई भी बयान दे नहीं सकता, अगर देगा तो 1 साल कैद और जुर्माना उसको होगा। अब मामला यह है कि नैब के ऑफिसर्स की आप करें तौहीन रोज़ाना, नैब की पेशी भुगत के आप बाहर आएँ और बाहर आके आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और पूरी दुनिया के सामने नैब को आप जलील करें और नैब को इजाज़त भी ना हो कि वो हकायक लोगों के सामने ला सके, तो ये नहीं हो सकता। इसके लिए ज़रूरी ये है कि कानून ऐसा बनाया जाए कि ना कोई नैब के खिलाफ बोलेगा मुल्जिम और ना नैब मुल्जिम के खिलाफ बोलेगा। फेयर ट्रायल होना चाहिए, अदालत में जाएं, अपनी अपनी इंक्वायरी भुगते, नैब जीतता है तो जीत जाए, मुल्जिम जीतता है तो जीत जाए। अगर मुल्जिम को ये इख्तियार दिया गया है कि नैब पे कीचड़ उछाले, बदतमीजी करे, छलांगे मारे, तो फिर नैब का भी काम है कि वो हकायक कौम के सामने रख दे। अगला जो नुक्ता है जो 22वां है कि ऐसा मालूम होता है कि इस वक्त इक़्तिदार में मौजूद हाई प्रोफाइल जितने भी मुल्जिमान हैं उनके पास जितने भी ज़ेर समात उनके ऊपर जो केसेस हैं नैब के अंदर,
उन तमाम केसेस को मैनेज करने के लिए ये सारा का सारा कानून तब्दील किया गया है। यानी जितने लोग इस वक्त नैब की कस्टडी में हैं, उन तमाम लोगों के केसों को मैनेज करने के लिए ये सारी गेम डाली गई है, बज़ाहिर ऐसे लगता है। और अगला नुक्ता ये है कि जो 23वां नुक्ता है कि जो तारीफ़ें तब्दील की गई हैं नैब की, जो खसूसी वजाहतें उसके अंदर मौजूद थीं, ये तमाम चीज़ों को जो तब्दील किया जा रहा है कानून को, वो इसलिए किया जा रहा है कि ख़ास लोगों को रिलीफ मिल जाए जिनके ऊपर मुकदमात बने हुए हैं। इसके बाद आ जाए जी आप 24वें नुक्ते के ऊपर। 24वां नुक्ता जो है वो एक गुजारिश ही है, और गुजारिश ये है हुकूमत पाकिस्तान से कि बाज आ जाएं। उन्होंने तो बाज आना नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि वो उसके अंदर, सदर पाकिस्तान ने तो इसको मना कर दिया है। उन्होंने कहा ये आइन की बुनियादी रूह से मुतसादम है। मुजरिम बैठ के कानून बना रहे हैं नैब का, यानी नैब के मुलजिम ये फैसला करेंगे कि नैब का कानून क्या होना चाहिए। ऐसा पूरी दुनिया में होता है क्या? मुलजिमान मिलकर बैठें और बैठकर कानून बनाएं कि कानून हमें कैसी सजा दे सकता है और कैसी नहीं दे सकता। तो उन्होंने बिल्कुल वैसा ही कानून बनाया है जो उनको हर तरह का रिलीफ फराहम कर रहा है। तो यहां पे अदालत का एक बहुत बड़ा रोल आ जाता है। अगर अदालत ये रोल प्ले करे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर नोटिस लिया हुआ ऑलरेडी, इस कानून को बुलवा के पढ़े और देखे कि ये कैसे एहतसाब के खिलाफ एक साजिश की गई है, तो ये मामला हल हो सकता है और पाकिस्तानियों के लिए ये कानून बचा रह सकता है, क्योंकि तकरीबन 700 अरब की रिकवरी का मामला है और वो इस कौम का पैसा है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।